जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी, और मैंने जो है ज्योग्राफी की लेक्चर्स जो है मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं ज्योग्राफी के, तो उसमें आज का जो टॉपिक है इट विल बी हीट एंड इंसुलेशन, यानी कि जो हीट बजट है आपका ज्योग्राफी का, उसमें एक टॉपिक आता है, और इंसुलेशन ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में आपको एटमॉस्फेयर तक कंप्लीट करा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप वो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके इनकेस कुछ डाउट्स हैं, स्पेशली वो बच्चे जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं या यहां से पढ़ के जा चुके हैं, तो आपके पास हमारे नंबर्स हैं, उन पे आप व्हाट्सएप करके हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंसुलेशन एंड हीट बजट। ओके, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं बेटा, इंसुलेशन और हीट बजट। इंसुलेशन एंड हीट बजट। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इंसुलेशन एंड हीट बजट। अब ये टॉपिक क्या है इसको समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं इंसुलेशन की, तो इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? आई माने इंसुलेशन में लिख रहा हूं। इंसुलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है उसको हम कहते हैं इंसुलेशन। अब ये ऑब्जेक्ट को आप ऐसा मान के चलो कि हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं अर्थ। क्या मान लेते हैं? अर्थ। ठीक है, और हीट का जो सोर्स है, हीट का सोर्स वो मान लेते हैं हम किसको? सन को। हीट का सोर्स क्या है? सन। ठीक है, तो हीट का सोर्स है हमारा सन, और अर्थ जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अर्थ, सन से आने वाली जो भी रेडिएशन है, सन से आने वाली जो हीट है, तो ये जो हीट सन से आ रही है वो अर्थ ने एब्जॉर्ब करनी है। तो अर्थ ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उस अमाउंट को ही कहा जाता है इंसुलेशन। ओके, अच्छा, अब इंसुलेशन जो है ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हीट ट्रांसफर होगी तभी तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हीट ट्रांसफर होने के तरीके हैं, वी हैव सर्टेन प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहला आपको बहुत ही कॉमन पता होगा, रेडिएशन। ओके, रेडिएशन का मतलब जिसमें बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर हो सकती है। और उसका एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है? जो सन की रेडिएशन आती है पृथ्वी तक, तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वी रिक्वायर्ड नो मीडियम, बिकॉज सूरज की जो रेडिएशन, जो हीट, जो ऊष्मा, एनर्जी पृथ्वी तक आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, तो वो रेडिएशन कहलाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, सॉलिड मैटर में हीट का ट्रांसफर होना। अगर आपने कोई पर्टिकुलर बर्तन गैस पे रखा है, गैस जला दी है, तो वो बर्तन केवल बेस से गर्म नहीं होगा, पूरा बर्तन धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो वो पूरा बर्तन जो गर्म हो रहा है धीरे धीरे, इट्स बिकॉज उसमें कंडक्शन हो रहा है। यानी कि अगर मानो आप सर्दियों में किसी लोहे की बेंच पे आप बैठते हो तो आपको ठंडा महसूस होगा कुछ देर तक, तो यानी कि आपकी बॉडी से वो हीट ट्रांसफर होगी उस बेंच पे, और जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तो जो है वो ठंडा लगना बंद कर देगा, तो वो हीट कंडक्ट हुई। तो यानी कि एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से हीट का कंडक्ट होना क्या कहलाता है? कंडक्शन। और उसके बाद फिर तीसरा आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें हीट ट्रांसफर थ्रू गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा हीट का ट्रांसफर होना। लेकिन ये जो हीट ट्रांसफर होती है गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा, इसमें आप ये ध्यान रखना, हीट ट्रांसफर होती है वर्टिकली। कैसे? वर्टिकली। ठीक है, मानो अगर यहां पानी गिर जाए फर्श पे, तो वो पानी कुछ देर बाद इवेपोरेट हो जाएगा। तो पानी जो इवेपोरेट होकर के जो गया, तो इसका मतलब वो जो पानी है वो वर्टिकली ऊपर गया। तो जो वर्टिकली ऊपर जाएगा यानी कि वर्टिकली हीट ट्रांसफर होगी, तो दैट इज व्हाट? कन्वेक्शन।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक कमरे के अंदर आपने एक रूम हीटर लाके रख दिया तो पूरा कमरा गर्म क्यों होगा, तो उसके दो कारण है। तो पहला कारण तो है कन्वेक्शन, दूसरा कारण मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड, चौथा ही हीट ट्रांसफर होने का चौथा प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर थ्रू गैसियस मॉलिक्यूल, सेम बट डिफरेंस क्या है, ये हीट ट्रांसफर करेगी बेटा हॉरिजॉन्टली। तो जो रूम हीटर है, जब आपने रूम के अंदर हीटर जलाया तो जो टेम्परेचर उस रूम का बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस वो गर्म हो रहा है, उसका कारण क्या है, कन्वेक्शन जो है ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल आपका एडवेक्शन होता है। तो एडवेक्शन जो है क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली जो है एयर हीट को ट्रांसफर करेगा, और कन्वेक्शन वर्टिकली एयर को जो है गर्म करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, कन्वेक्शन और एडवेक्शन दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही हीट ट्रांसफर करते हैं। फर्क है, कन्वेक्शन होता है वर्टिकल और एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल। आप कहेंगे सर एक आध एग्जांपल और दे दो। भाई अगर आप देखो किसी भी समुद्र किनारे पर अगर आपको कोई फॉग नजर आ रहा है तो वो एडवेक्शन की वजह से है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल समुद्र किनारे है। या अगर आपने कभी गंगा नदी के ऊपर एक बादलों की परत देखी होगी सर्दियों में, तो वो एडवेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गए इंसुलेशन से संबंधित, मैंने आपको बताया इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। इंसुलेशन में हीट ट्रांसफर चार तरीके से की जाती है, वो मैंने आपको यहां क्लियर किया। अब हम पढ़ लेते हैं हीट बजट क्या है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हीट बजट। देखो बजट माने क्या होता है, आपने सुना होगा कि मानो आपके पापा ने आपको दिया 10,000 रुपए कि भाई ये काम करके आना है और ये सब चीजें लिस्ट है, ये लेकर आना है, तो आप अपने पापा को अपने उस 10,000 रुपए का हिसाब दोगे ना कि कितने दिए पापा ने, तो आपने उसमें से कितने खर्च करे और कितने उनको वापस कर रहे हो, है ना। तो उसका पूरा हिसाब, यानी कि एक एक पैसे का पूरा लेखा जोखा। तो बजट का मतलब क्या होता है, पूरा हिसाब किताब। अब यहां पे हिसाब किताब पैसे का नहीं हो रहा है, हीट का हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे सूरज से जो ऊष्मा, जो रेडिएशंस, जो हीट एनर्जी निकली और पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो उनमें हम मान लेते हैं 100 यूनिट एनर्जी, 100 यूनिट्स जो है ये हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो इन 100 यूनिट एनर्जी, जो सूरज से 100 यूनिट एनर्जी आई, तो पृथ्वी क्या करती है, इनमें से 35 यूनिट एनर्जी जो है ये एल्बिडो कर देती है। क्या कर देती है, एल्बिडो। अब आप कहोगे सर ये एल्बिडो वर्ड क्या है, तो कॉस्मोलॉजी के लेक्चर में जाकर देखना, मैंने ये एल्बिडो वर्ड पढ़ाया, बट फिर भी यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं। एल्बिडो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक बाय एनी सरफेस। किसी भी सरफेस के द्वारा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कितना किया गया है, उसको कहते हैं एल्बिडो। यानी कि आप अगर देखें तो हमारी पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है वो व्हाइट है, वो सूरज की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। जो वाटर है, डेजर्ट है, और सबसे ज्यादा एल्बिडो हमारे तो क्लाउड्स ही कर देंगे, क्योंकि हाइट पे जो क्लाउड्स होंगे वो वहां पर एकदम डायरेक्ट रेज आ रही है, तो वो जो क्लाउड्स होते हैं, जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं, और खास करके हाई लेवल क्लाउड्स जो होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं साइरस क्लाउड्स की, तो वो वाले क्लाउड जो होते हैं वो आपके सबसे ज्यादा एल्बिडो करेंगे। ओके, तो एल्बिडो का मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट आपने रिफ्लेक्ट करी, मतलब 100 यूनिट आई, 100 में से 35 क्लाउड्स ने, वाटर ने, डेजर्ट ने, स्नो ने, इन सब ने मिलकर के 35% यानी कि 35 यूनिट को पृथ्वी तक आने ही नहीं दिया, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करने दिया, 35 यूनिट तो वापस चली गई। तो ये तो बैक रिटर्न हो गई, 35 यूनिट क्या हो गई बेटा, रिटर्न हो गई। अब आप देखो हमारे पास बची कितनी यूनिट, 65 यूनिट। अब जब ये 65 यूनिट नीचे आती है तो इनमें से भी 14 यूनिट जो है ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है नीचे आते आते। जब ये रेडिएशन नीचे आएगी तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसका मतलब केवल 50, अब जो बची 51, ये 51 जो यूनिट है ये अब अर्थ एब्जॉर्ब करेगी। और इससे यहां पे हमें एक चीज क्लियर हुई कि भाई देखो 100 यूनिट आती है तो अर्थ केवल 51 यूनिट ही एब्जॉर्ब करती है, बाकी 49 यूनिट तो अर्थ एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है। 35 तो चली गई, 14 एटमॉस्फेयर खा गया। क्या ये क्लियर है? अब क्या होगा, ये तो दिन में हो गया। अब आप ध्यान रखें, रात को ड्यूरिंग नाइट अर्थ क्या करेगी, अर्थ टर्शियल रेडिएशन की फॉर्म में, टर्शियल रेडिएशन की फॉर्म में क्या करेगी, अर्थ इसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो
जब ये 51% एनर्जी बाहर जाएगी तो उस 51 में से 34% एनर्जी फिर से एटमॉस्फेयर खा जाएगा। और एक्चुअली में हम देखें तो 17% ही रिफ्लेक्ट हो पाएगी, 17 यूनिट्स। ध्यान देना, 35 एल्बिडो हो गया, 14 एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, 51 अर्थ ने एब्जॉर्ब करी। अब अर्थ ने जो एब्जॉर्ब करी, अर्थ उसको रात को टर्शियल रेडिएशन की फॉर्म में यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में जब बाहर निकालेगी, तो जब ये एनर्जी बाहर जाएगी तो 17% तो चली जाएगी, लेकिन 34% जाते जाते एटमॉस्फेयर फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर आप टोटल देखें, बजट हिसाब किताब पूरा होना है तो इन और आउट। इन कितना था? 100 यूनिट आई थी, ठीक है। आउट में 35 तो 35 पहले चली गई, ये वाली 17 रात को चली गई, तो ये कितना हो गया? 52। तो 52 तो आउट हो गई, लेकिन 48 यूनिट बची ना। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये बजट गड़बड़ा जाए, अगर इसमें जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी अगर वापस ना जाए तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लग जाएगा, और अगर ज्यादा चले जाए तो घटने लग जाएगा। समझ रहे आप? और ऐसे में क्या होगा? धीरे धीरे तापमान बढ़ते बढ़ते सर्वाइव करने योग्य नहीं रहेगी पृथ्वी। तो यहां पर बजट पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ने ये जो आपकी खाई 14 यूनिट्स ये वाली और 34 यूनिट ये वाली, टोटल अगर आप देखेंगे तो 48 एटमॉस्फेयर खा गया। तो ये एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा, ये 48 यूनिट्स अपना काम होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। एग्जांपल के लिए, जब क्लाउड्स बनते हैं तो आप बताइए कंडेंसेशन से बनते हैं, और कंडेंसेशन जब होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो जब एटमॉस्फेयर में वो हीट रिलीज होगी तो वो कहां जाएगी? तो एटमॉस्फेयर ने क्या करा, जरूरत पड़ने पर हीट ले ली, और जब काम हो गया तो हीट रिलीज भी कर दी। तो वो 48 यूनिट एनर्जी भी एटमॉस्फेयर लेटर ऑन उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर आप देखें 35 पहले चली गई, 17 रात को चली गई, और 48 एटमॉस्फेयर ने बाद में दे दी, तो ये भी 100 पूरी हो गई। तो ये हमारा हुआ बजट। क्लियर हुआ? तो ये आपका हीट बजट और इंसुलेशन का मैंने अभी केवल मीनिंग समझाई है आपको। मैंने सिर्फ इतना बताया कि दिस इज द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इंसुलेशन एंड हीट बजट। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूं, रब कर देता हूं मैं ये। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं किस चीज की। आप बताओ, हमारी पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है, बिकॉज इट इज स्फेरिकल, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है ना। थोड़ा सा डायग्राम में भी आपके हिसाब से नहीं बना, मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल वैसा बनाने की, एक ही राउंड बन जाए, है ना। तो हमारी पृथ्वी जो है स्फेरिकल शेप में है, इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोइड भी बोलते हैं। तो बिकॉज हमारी अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, तो हमारी इस पृथ्वी पर आने वाली जो रेडिएशंस है ना बेटा, पृथ्वी पर आने वाली जो सूरज की रेडिएशंस हैं वो हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है, ध्यान रखना। ओके, हर जगह बराबर नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी के, अगर इमेजिन करो, देखो अगर हमारी पृथ्वी ऐसे होती, एक स्क्वायर होती, रेक्टेंगल होती, है ना, क्वाड्रिलेटरल होती, तो पृथ्वी पर पड़ने वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सब जगह आप कहते उसका एंगल सेम रहता। तो उस वजह से हर जगह इंसुलेशन भी क्या रहता, आप इंसुलेशन कहते सेम रहता, इंसुलेशन भी सेम रहेगा, बिकॉज शेप ऐसी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये एक कैंडल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप खुद देखो कि यहां से जो कैंडल की रेज है वो कहां जा रही है, वो ए पे डायरेक्ट जा रही है, बी पे स्लांट में, सी में और ज्यादा स्लांट में जा रही है। तो सबसे जल्दी गर्म ए होगा, ज्यादा गर्म ए होगा, बी उससे कम गर्म होगा, सी उससे भी कम गर्म होगा। तो लाइकवाइज हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का इस जगह पे तो इंसुलेशन डायरेक्ट है, और
यहां पर इंसुलेशन क्या हो गया, यहां पर इंसुलेशन जो है कम हो गया, बिकॉज जैसे जैसे आप पृथ्वी के बीच से इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो इंसुलेशन जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि रेज स्लांट हो जाती है। रेज क्या हो जाती है, स्लांट। जब रेज स्लांट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसको ज्यादा एरिया मिल जाता है, एरिया ज्यादा मिलने से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं, देयर इज अ नेचुरल heat imbalance, a natural heat imbalance, that is natural insulation imbalance। हर जगह इंसुलेशन सेम नहीं है, हर जगह इंसुलेशन अलग अलग है, इंसुलेशन डिफरेंट होने की वजह से हीट का एक इम्बैलेंस है, और ये सब फैक्टर मिल करके क्या करेंगे, तो ये आप कह सकते हैं, अब टेम्परेचर का डिफरेंस अगर आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर आएगा तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। और प्रेशर का डिफरेंस आने का मतलब यह है कि जब प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहां पर कहीं एक एरिया है जहां पर हाई प्रेशर है, यहां एक ऐसा एरिया है जहां लो प्रेशर है ना, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर और यहां टेम्परेचर आप देख रहे हो, तो यहां अगर प्रेशर का डिफरेंस आ गया तो हॉरिजॉन्टली जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली जब हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली विंड चलेगी फ्रॉम हाई टू लो, हॉरिजॉन्टली हवा चलेगी फ्रॉम हाई टू लो। क्या ये क्लियर हुआ, बोलो बेटा। मैंने क्या बोला कि हमारी पृथ्वी पर इंसुलेशन हर जगह अलग अलग है, डिफरेंट इंसुलेशन, डिफरेंट हीट, एक नेचुरल हीट इंबैलेंस है जिसकी वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है। तो अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड चलेगी, तो हॉरिजॉन्टली जो विंड चलती है वो हाई से लो चलती है। क्या ये ध्यान रहेगा, और जब ये हाई से लो के बीच में जो विंड चलेगी तो इसके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट नजर आएगा, तो यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो पीजी, पीजी माने प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर और यहां पर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट माने स्लोप, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके उन दो पॉइंट्स के बीच में जो स्लोप आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, और ये प्रेशर ग्रेडियंट है क्योंकि ये प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा जाएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, इसी में आगे मैं आपको बताता हूं। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है बेटा, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है इट इज नॉट दैट मच इजी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान बनाऊं आपके लिए, आप इजी शब्दों में इसको समझ जाएं, ठीक है। आई विल बी ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप बहुत आसानी से चीजों को कनेक्ट करते 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 लेवल बाय लेवल पूरा टॉपिक अच्छे से समझ पाए। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर हवाएं जो चलेंगी, टेम्परेचर का आपने तो देख लिया, अब ये हवाएं देखो कैसे। आप मुझे बताओ कि ये अगर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, डायग्राम शायद मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा बनाया है, तो कोशिश करता हूं इसको सही करने की। ओके, ओके, ठीक है। अभी आप इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें बहुत आराम से आप तसल्ली से इसको देखना। ये आपका मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, ये आपका लैटिट्यूड है, ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो लैटिट्यूड्स होते हैं। ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ मैंने बनाया। अब ये जो आपका एरिया है हमारी पृथ्वी पर, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर टेम्परेचर ऑल थ्रू आउट द ईयर ज्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर है। तो देखो ये है आपका हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से यहां पर हवा जो है हल्की हो जाएगी, बिकॉज जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के हल्की हो जाएगी। जब हवा हल्की हो जाती है तो वो राइज हो जाती है, तो हवा राइज हो गई, तो यहां पर लो प्रेशर हो गया। अब इसी के कंपैरिजन में जब मैं देखूंगा 30 से 35, तो यहां पर कंपैरेटिवली ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कंपैरेटिवली, अगर यहां पे लो प्रेशर है, अगर यहां पे बेटा लो प्रेशर है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर क्या होगा, आप कहोगे हाई प्रेशर। समझ में आया। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि पोल की बात कर लेते हैं, तो ये आपका जो पोल है,
यहां पर रहता है हाई प्रेशर, पोल्स पे क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर है और पोल्स पे टेम्परेचर कम रहता है तो वहां हाई प्रेशर है। तो अगर वहां पर हाई प्रेशर है तो उसी के कंपैरिजन में 60 से 65 डिग्री, समझना मैंने क्या बोला, 5 से 5 डिग्री में लो प्रेशर, तो इसी के पास 30 से 35 में हाई प्रेशर कंपैरेटिवली। अगर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर, तो इसके कंपैरिजन में 60-65 में लो प्रेशर। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब आप यहां से ऊपर जाएंगे तो लो हाई ऐसा होता है, मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं कि यहां पर लो प्रेशर है तो इसके बगल में हाई प्रेशर, अगर यहां हाई प्रेशर है तो उसके बगल में लो प्रेशर। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि अगर कहीं पर लो प्रेशर होता है तो हवा वर्टिकली ऊपर जाती है और अगर कहीं पर हाई प्रेशर होता है तो हवा वर्टिकली नीचे आती है। अब हवा ऊपर जा रही, क्यों जा रही है? क्योंकि लो प्रेशर में हवा गर्म होकर के हल्की हो गई, हल्की होकर के तो राइज होगी, और हाई प्रेशर का मतलब है हवा भारी हो गई, और हवा जब भारी हो जाती है तो नीचे आती है, तो इसलिए हाई प्रेशर में हवा नीचे, लो प्रेशर में हवा ऊपर। अब ये जो आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या फिर इसे हम बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम, बेल्ट ऑफ काम, या फिर इसे हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम्स। दिस इज कॉल्ड एज डोल्ड्रम्स। अब 30 से 35 की बात करते हैं तो यह एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ऐसे ही 60 से 65 वाला कहलाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो एक आपका प्रेशर बेल्ट हो गई ये वाली, एक प्रेशर बेल्ट हो गई ये वाली, एक प्रेशर बेल्ट ये हो गई, और एक आपकी ऊपर है, इसे कहते हैं पोलर हाई, पोलर हाई। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हमने ऊपर ये बेल्ट बनाई, क्या तो नीचे भी होगी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं नीचे भी सेम इसी तरीके से बेल्ट्स होती हैं। एक यहां पर होगी आपकी 30 से 35, एक ये आपका पोलर हाई, हाई प्रेशर, एक आपका, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये अगेन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ओके, तो आपकी बेल्ट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो दीज आर 7 प्रेशर बेल्ट्स। हालांकि हम कहते हैं प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट है वो केवल 3 ही है, पर फिर भी 7 प्रेशर बेल्ट्स हमारी बन रही है। ओके, तो ये 7 प्रेशर बेल्ट्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने ये क्यों बन रही है? क्योंकि इंसुलेशन अलग है, नेचुरल हीट इंबैलेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस है, तो जब प्रेशर का डिफरेंस है तो हर जगह प्रेशर का क्या है? अब यहां पे लो प्रेशर तो इसके बगल में हाई प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर तो इसके बगल में लो प्रेशर। क्या यहां तक आपको डायग्राम क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप इमेजिन करो, क्योंकि मैं यहां पे तो एयर हल्की हो गई तो ऐसे तो बना नहीं सकता, तो मैं साइडवेज बना रहा हूं। हवा यहां से ऊपर उठेगी, हवा राइज हो जाएगी, राइज होगी हवा यहां से, ऐसे राइज होगी हवा, ये हवा राइज हो जाएगी, यहां से राइज होगी ना हवा। ये हवा क्यों राइज हुई? क्योंकि लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब यहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, हवा गर्म हो गई, हवा गर्म होकर के ऊपर जा रही है, क्योंकि जो चीज गर्म होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो वो ऊपर, जब आप कुछ चीज उबालते हो तो उसमें जो वेपर्स, जो गैस बनती है, जो उसमें जो विंड होती है वो ऊपर ही तो जाती है, चीजें उबलने के बाद जो धुआं निकलता है वो ऊपर ही तो जाता है। तो ऐसे ही मान लो आपकी ये हवा राइज हो रही है। अब ये हवा जैसे जैसे राइज होगी तो हायर एल्टीट्यूड में ये ज्यादा से ज्यादा ट्रोपोस्फेयर तक ही जाएगी, ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस तो नहीं करेगी। तो ट्रोपोस्फेयर के पास पहुंचने के बाद ये हवा फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। ये डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रही थी तो टेम्परेचर कम हो रहा था, हवा
भारी हो रही है। और क्योंकि ये इक्वेटर से अब दूर भी जा रही है, ये हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, तो ये और ज्यादा भारी होगी। और एक ऐसा एरिया आएगा जब ये भारी होकर के नीचे आएगी, और वो हमने नोटिस किया है वो नीचे कहां आती है, तो वो ये एरिया है 30 से 35। यहां पर हवा नीचे उतर जाएगी, यहां पे हवा नीचे उतर जाएगी, क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है तो देख लो एरो नीचे, लो प्रेशर है तो एरो ऊपर, लो प्रेशर है तो एरो ऊपर, हाई प्रेशर है तो एरो नीचे। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो हवा नीचे आएगी, ये जो हवा नीचे आएगी, ये नीचे आने के बाद हवा ऊपर से जब नीचे आएगी तो टकरा करके फिर से दोनों तरफ स्प्रेड होगी। तो एक हवा आ जाएगी इक्वेटर की तरफ और एक चली जाएगी पोल की तरफ, एक आ जाएगी इक्वेटर की तरफ और एक चली जाएगी पोल की तरफ। हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और सुनो, ऊपर क्योंकि हाई प्रेशर है तो इसका मतलब ऊपर से भी एक हवा नीचे आ रही थी, ऊपर से नीचे एरो बनेगा, ठीक है। एक हवा नीचे की तरफ आएगी, एक हवा यहां से ऐसे आएगी। अब ये दोनों हवा जब कन्वर्ज होगी, क्योंकि ये लो प्रेशर है तो हवा यहां से मैकेनिकली कन्वर्ज होकर के ऊपर ही उठेगी, तो यहां पर भी लो प्रेशर और हवा कन्वर्ज होकर के ऊपर ही उठेगी। और जब ऊपर उठेगी तो ये भी आधी इधर आधी इधर, और ये भी हवा आधी इधर और आधी इधर चली जाएगी। तो आप अगर देखें ये हवा का जो सर्कुलेशन बन रहा है, ये देखो, ये हवा का सर्कुलेशन बन गया ऐसे, ये हवा का सर्कुलेशन बना ऐसे, और ये हवा का सर्कुलेशन बना ऐसे। तो ये जो हवा के सर्कुलेशन बन रहे हैं ये एक लूप कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये लूप जो कंप्लीट हो रहा है इसे बोलते हैं सेल, और इसी सेल को हम बोल रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। और ये जो आपके सेल हैं तो ये 1 नंबर का सेल कहलाता है हेडले सेल, 2 नंबर का सेल कहलाता है फेरल सेल, और तीसरे नंबर का कहलाता है पोलर सेल। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया बेटा यहां तक? गॉट इट? तो मैंने आपको जो ये डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, आप पहले यहां तक इस डायग्राम को सीखें। मैं इसको आगे कंप्लीट करूंगा अगले लेक्चर्स में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले आप इंसुलेशन हीट बजट को समझ ले, ये डायग्राम को बनाना सीख ले, धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिकल करके आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी है, आपको भी ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस अब आपको मुझे सिर्फ नाम देना है इन हवाओं का, और ये पढ़ रहे हैं एक्चुअली में हम। टॉपिक क्या है? इंसुलेशन हीट बजट में ही आपका एक टॉपिक आता है विंड्स, और विंड्स में टाइप्स ऑफ विंड्स में आता है प्लैनेटरी विंड्स, रेगुलर विंड्स। तो ये आपकी प्लैनेटरी विंड्स या रेगुलर विंड्स या परमानेंट विंड्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया। मैंने बहुत धीरे धीरे चीजों को आराम से स्लोली लेकर के चला हूं, और जिससे कि आप अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो हैंड टू हैंड आप ड्रॉ भी करते जाएं और समझ में भी आ जाए। ठीक है, अगली क्लास में मैं इस डायग्राम को भी कंटिन्यू करूंगा और टॉपिक भी कंप्लीट होगा। ठीक है, जय हिंद एवरीवन।